नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो एमए थर्ड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करें पेपर नंबर 1 का नाम, मेरे प्यारे दोस्त, तो पेपर नंबर 1 का नाम है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का इतिहास। क्या है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का इतिहास। ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस है, तो आप वहाँ का सिलेबस जरूर उठा के चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का इतिहास है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 2 का नाम, 3 का नाम या फिर 4 नंबर पेपर का नाम तो नहीं है। ठीक है, होगा कुछ नहीं, जब आप वहाँ पर पेपर देने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके दिमाग में रहेगा कि सर ने जो है बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है। अभी जो प्रश्न पत्र आएगा उसको चीर फाड़ देंगे एकदम से, जितना भी हो सकता है सब कुछ कर डालेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो सर ने पहले से बता रखा है या समझा रखा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर बार बार बोल रहे थे कि भैया प्रश्न पत्र जरूर चेक कर लेना कि आपके प्रश्न पत्र नंबर 1 का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है और आराम से उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, यही वाला थंबनेल लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, वो पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आज हम लेकर के आए हैं और इसमें कुछ प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जिनको आपको रट लेना होगा। रट लेना ऐसे होगा कि एकदम से आपके कंठस्थ हो जाए, जुबान पे आ जाए, यहीं से प्रश्न आपके फंसने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, देखते रहना है। चलिए, हमने लगभग पिछले वीडियो में मेरे हिसाब से कौटिल्य के विचारों में गुप्तचर की व्यवस्था हो चुका था। 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया था। हम 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कौन से नंबर प्रश्न पत्र के बारे में? तो 8 नंबर के बारे में चर्चा करने वाले। इसके पहले 7 प्रश्न पहले पार्ट में करवा दिए गए थे। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि कौटिल्य के विदेश नीति संबंधित 6 लक्षणों वाली नीति बताइए। मतलब बता रहे हैं कि कौटिल्य ने विदेश नीति से संबंधित 6 लक्षणों वाली एक नीति बनाई थी, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे कि कौटिल्य ने विदेश नीति के लिए 6 लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण बताए मेरे प्यारे दोस्त? 6 लक्षण बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है संधि, दूसरा बताया है विग्रह, तीसरा बताया है यान, जिसे हम आक्रमण के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और चौथा जो उन्होंने बताया है, चौथा क्या बताया है? आसन, जिसे तटस्थता कहते हैं, और पांचवा आपका बताया है संश्रय, जिसे बलवान को आश्रय, और उसके बाद छठा मेरे प्यारे दोस्त द्विधीय भाव। द्विधीय भाव, ठीक है, द्विधीय भाव। ये आपका 6 लक्षण इन्होंने विदेश नीति से संबंधित बताया है। तो आई होप ये आपका 8वां नंबर प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, तो यहीं पे आपसे पूछ रहा है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो चिंतन हुए हैं मेरे प्यारे, चिंतन हुए हैं, उनकी 5 विशेषताएं रही हैं। कितनी विशेषताएं? 5 विशेषताएं रही हैं। कौन कौन सी? तो पहला रहा है कि राजनीतिक एवं धर्म का घनिष्ठ संबंध। ठीक है, राजनीतिक और धर्म का कैसा संबंध रहा है? घनिष्ठ संबंध रहा है। दूसरा जो लक्षण बताया है मेरे प्यारे दोस्त, या दूसरी विशेषता जो उन्होंने बताया है, वो बताया है आध्यात्मिकता का प्रभाव। आध्यात्मिकता का प्रभाव भी रहा है। तीसरा उन्होंने जो विशेषता बताई है, वो बताई है कि राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था है। मतलब कह रहे हैं राज्य क्या है? एक आवश्यक भी है और उपयोगी संस्था भी है। इसी पे बात करते हैं चौथे नंबर विशेषता के बारे में। तो चौथी नंबर विशेषता उन्होंने बताया है राजा राज्य का एक रक्षक। मतलब राजा जो होता है वो राज्य का एक रक्षक होता है। ठीक है, उसी में हम बात करते हैं 5वीं विशेषता के बारे में। तो 5वीं विशेषता उन्होंने बताया है कि राजा को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। कैसा स्थान मिलना चाहिए? सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। ये इन्होंने 5 लक्षण जो है बताए हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका 9 नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। 10वां नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि मनु के अनुसार दंड का क्या महत्व है। ठीक है, बताना है मनु के अनुसार दंड का क्या महत्व है, आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका जवाब आप देंगे कि दंड का प्रयोग राज्य की प्रभुसत्ता
या सर्वोच्च शक्ति के रूप में किया गया है। मतलब बता रहे हैं कि जो दंड का प्रयोग हम लोग कहते हैं, उसका प्रयोग केवल इसीलिए करते हैं कि राज्य की संप्रभुता बनी रहे और राज्य जो है सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित रहे। आगे लिखते हैं, दंड राज्य की शक्ति का निर्णायक तत्व होता है। क्या होता है? राज्य की शक्ति का निर्णायक। जब निर्णय होता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है दंड का निर्धारण किया जाता है, जिसकी धुरी पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति का संचालन होता है। और इसी जो दंड है मेरे प्यारे दोस्त, इसी के धुरी पर क्या होता है? राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, मतलब सबसे ऊंची शक्ति होती है, उसका संचालन जो है ये दंड नामक धुरी के आधार पर होता है। लिखते हैं, राज्य के 7 तत्वों में दंड का विशेष महत्व है। कितने? 7 तत्वों में दंड का विशेष महत्व बताया गया है। इसके महत्व के कारण निम्न है। ठीक है, इसके महत्व के कारण क्या है? निम्न है। कुछ कारण बताए गए हैं, जिसमें से पहला कारण आ जाता है, दंड ईश्वरीय रचना है। मतलब ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक प्रावधान है। कौन? दंड। ठीक है, ये पहली विशेषता हो जाती है। दूसरी विशेषता बताते हैं कि दंड ही संप्रभुता है। दंड ही क्या है मेरे प्यारे दोस्त? संप्रभुता है। तीसरा बताते हैं, दंड निजकर्म के अनुरक्त, निजकर्म में अनुरक्त रखता है। ठीक है। चौथा बताते हैं, दंड अपराध की प्रवृत्ति को रोकता है। अपराध की प्रवृत्ति को क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? दंड उसे रोकता है। दंड में अराजकता रुकती है। दंड से क्या होती है? जब दंड होता है तो अराजकता नहीं फैलने पाती है, मतलब कोई भी विद्रोह नहीं करने पाता है या कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे दूसरे को नुकसान हो। छठा बताते हैं, दंड में अनहित नहीं होता। दंड में अनहित नहीं होता है। और सातवां बताते हैं, दंड मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। दंड क्या करता है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। ये आपकी 7 विशेषताएं जो है मेरे प्यारे दोस्त, महत्व आप कह सकते हैं, महत्व बताए गए हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि 4 पुराणों के नाम लिखिए। तो ये 4 पुराण, आप कोई भी, जब 18 पुराण है तो उसमें से 4 ही लिखना है। तो उसमें से आप लिख सकते हैं कि 4 पुराण, पहला वायु पुराण, दूसरा हरिवंश, तीसरा विष्णु, चौथा मत्स्य, फिर शिव पुराण। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे 18 लिख सकते हैं, लेकिन जो है 4 ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। जितना पूछे उतना आप बताइए। बस 12 नंबर क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है कि कौटिल्य के दंड नीति के उद्देश्य बताइए। मतलब कौटिल्य का जो दंड नीति है उसमें क्या उद्देश्य रखा गया है, दंड देने का क्या उद्देश्य रखा गया है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि दंड के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा द्वारा दिया गया दंड ना तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। मतलब बता रहे हैं, कौटिल्य जी कहते हैं कि अगर जनता को सही मार्ग पर लाना है तो दंड, राजा को दंड कुछ ऐसा देना चाहिए जो कि ना तो आवश्यकता से ज़्यादा हो, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हो, और ना ही आवश्यकता से कम हो। ठीक है, मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि हमें कितना दंड देना है। ठीक है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए और कहीं कम ना हो जाए। ज़्यादा का मतलब कहीं छोटे से कार्य के कारण किसी की मृत्यु ना हो जाए, छोटे से अपराध के कारण, और ना ही उसको मज़ा आए कि चलो इतना तो आराम से हम सह ही सकते हैं, दोबारा फिर अपराध करेंगे, इतना फिर आराम से सह लेंगे। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। लिखते हैं कि राजा को सोच समझकर उचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उसको दंड देने से पहले सोचना समझना चाहिए, और जो उचित लगे उसको, वो दंड जो है व्यवस्थित किया जाए। आगे लिखते हैं, दंड अपराध की मात्रा। क्या मेरे प्यारे दोस्त? दंड जो है वो अपराध की मात्रा और व्यक्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अपराध की मात्रा को और व्यक्ति की स्थिति के आधार पर दिया जाए। समझ रहे हो ना? दंड क्या किया जाए? अपराध की मात्रा कैसी है और व्यक्ति की स्थिति कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब व्यक्ति उस दंड को सहने लायक ही ना हो। समझ रहे हो ना आप? क्या किया जाए कि उसको उसकी स्थिति को देखते हुए ही दंड दिया जाए। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं, दंड की व्यवस्था व्यक्ति को अपराध से दूर करने की प्रेरणा देती है। मतलब बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है या दंड की व्यवस्था रखी जाती है तो व्यक्ति को अपराधों से दूर रखती है। व्यक्ति अपराध नहीं करने को पाता। ये क्यों नहीं करने पाता? क्योंकि दंड की व्यवस्था उसके सामने आ जाती है। मतलब उसको लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, इससे हमें जो है प्रताड़ित किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? आगे लिखते हैं, कौटिल्य ने अपराधियों के लिए 3 प्रकार के दंड की व्यवस्था की है। पहला तो जो है किया है, शारीरिक दंड। शारीरिक दंड मतलब कि पकड़ ले जाए पुलिस और तुमको उठा के डंडे डंडा नमक डाल डाल के बढ़िया आराम से जो है पाँव पे, हाथ पे, पीठ पे खूब मारे, ये शारीरिक दंड हो गया। दूसरा बताते हैं आर्थिक दंड। आर्थिक दंड में ये होता है मेरे प्यारे दोस्त कि आपने जो है ये कार्य किया है और इसमें इतने रुपए की हानि हुई है, तो आप क्या करेंगे? उससे 2 गुना ज़्यादा पैसा देंगे। कुछ सरकार के पास जाएगा और कुछ जो है
जहाँ पे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। तो ये दूसरा आर्थिक दंड हो गया। तीसरा हो जाता है कारागार। क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? कारागार। आप अगर शारीरिक दंड लायक नहीं हैं और ना ही आर्थिक दंड लायक हैं तो आपको कारागार में क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। ना तुम्हें शारीरिक प्रताड़ना मिलेगी, बस आपको खाना मिलता रहेगा और आप वहीं पे बंद रहेंगे। बाहरी दुनिया से आपका बिल्कुल भी संबंध खत्म कर दिया जाएगा। आप एक जानवर की तरह जो है कहीं पे बंद कर दिए जाएंगे, वहीं पे अपना पूरा जीवन आराम से काटें। ठीक है, समझ गए? इन 3 प्रकार के दंडों की जो है कौटिल्य ने व्यवस्था की है। आगे लिखते हैं, इस प्रकार के दंड की व्यवस्था करके कौटिल्य आदर्शवादी की अपेक्षा व्यवहारवादी अधिक है। मतलब कह रहे हैं जो इस प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है, इसके वजह से हम कह सकते हैं कि कौटिल्य जो है आदर्शवादी की अपेक्षा व्यवहारिक जो हैं क्या मेरे प्यारे दोस्त? ज़्यादा हैं। ठीक है, व्यवहारिक क्या हैं? ज़्यादा हैं। कौन? कौटिल्य महोदय। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि मनु के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है ये आपको बताना है। मनु के सिद्धांत का जो उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है ये पूछ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि मनु के सिद्धांत का उल्लेख मनु द्वारा ही लिखी गई मनु स्मृति में मिलता है। कहाँ पर मिलता है मेरे प्यारे दोस्त? मनु स्मृति में ही जो है मनु के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, जिसका लेखन जो है मनु ने ही किया था। बात करते हैं मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। कितने हैं? 12 अध्याय हैं, जिसमें राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कर्तव्य तथा अन्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन 12 अध्यायों में क्या हुआ है? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में, या कैसे होनी चाहिए ये बताया गया है। साथ ही साथ राजा का क्या कर्तव्य होता है ये बताया गया है, और कुछ अन्य सिद्धांत भी वहाँ पर क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं, ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि शुक्राचार्य के अनुसार राजा के कार्य बताइए। शुक्राचार्य के अनुसार जो है राजा का क्या कार्य होना चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि शुक्राचार्य के अनुसार राजा के मध्य कार्य अपनी प्रजा का संरक्षण करना है। मतलब बताते हैं, सॉरी मध्य लिखे हैं यहाँ, मुख्य है। क्या बताते हैं? शुक्राचार्य के अनुसार देखें तो राजा का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? अपनी प्रजा का संरक्षण करना। मतलब अपनी प्रजा का बचाव करे। उनके ऊपर कोई भी प्रकार की आपदा आती है, विपदा आती है तो उनसे उनको बचाए और उनके लिए व्यवस्था करे। ठीक है, आगे लिखते हैं, और दुष्टों को क्या करें मेरे प्यारे दोस्त? दंडे। अपनी प्रजा को बचाए और कोई दुष्ट है तो उसको क्या कहते? दंड दे। ये राजा का कार्य होता है मुख्य रूप से। आगे लिखते हैं, राजा को दंड नीति का ज्ञान होना चाहिए। मतलब उसको दंड कैसे देना है, किस अपराध पे क्या दंड होना चाहिए या कौन सा उचित दंड होगा, उसका ज्ञान उसे होना ही चाहिए। आगे लिखते हैं, जो राजा दंड नीति की जानकारी नहीं रखता है वह समुद्री जहाज के डूबने के समान होता है। समझ रहे हो ना यहाँ पे? और ऐसे राजा की सेनाएं बिखर जाती हैं। मतलब बताते हैं, जिस राजा के पास, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जिस राजा के पास दंड नीति की जानकारी नहीं होती, मतलब कैसा दंड देना है, किसको देना है, कब देना है, ये सारी जानकारी जिसको ना हो मेरे प्यारे दोस्त, किसके साथ कैसा दंड होना चाहिए, शारीरिक हो, आर्थिक हो, या फिर मेरे प्यारे दोस्त कारागार वाला हो, कैसा हो, अगर ये जानकारी नहीं है तो जैसे समुद्र में एक डूबते सा जहाज, समुद्र में जो डूबता जहाज होता है तो उसको कोई बचाने वाला नहीं होता, क्योंकि दूर दूर तक कोई किनारा होता नहीं है और ना दूर दूर तक कोई दिखने वाला होता है। तो समुद्र में डूब रही, सभी देखते तो हैं कि डूब रही, लेकिन उसको बचा नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से होता है। और ऐसे राजा की सेनाएं क्या हो जाती हैं मेरे प्यारे दोस्त? बिखर जाती हैं, एकजुट होकर के नहीं रह पाती हैं। शुक्र का कहना है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से पहले 3 की सिद्धि दंड नीति के प्रयोग पर निर्भर करती है। समझ रहे हो ना? शुक्राचार्य जी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। ठीक है, इनमें से पहले जो 3 पुरुषार्थ हैं आपके धर्म, अर्थ और काम, ठीक, धर्म, अर्थ और काम जो हैं, ये 3 सिद्धि क्या करती है? दंड नीति के प्रयोग पर निर्भर करती है कि दंड नीति का प्रयोग आप कैसे करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो उसी का जो है यहाँ पे शुक्राचार्य के बारे में बता सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त 15 नंबर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि राजा के वास्तविक स्वरूप संबंधित भीष्म के विचार। मतलब आपको बताना है कि राजा का, सॉरी वास्तविक, यहाँ पे देखिए अवयविक, अवयविक, ठीक है, राजा के अवयविक स्वरूप कैसे होने चाहिए उससे संबंधित में भीष्म के क्या विचार रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, महाभारत में भीष्म ने राजा को सप्तांग कहकर पुकारा है। क्या कहा है? महाभारत के भीष्म को आप जानते हैं ना, जिनके पराक्रम के बारे में अगर बात की जाए तो उनके गुरु
भीष्म पितामह के गुरु ये थे आपके भगवान परशुराम, और भगवान विष्णु के भगवान शंकर के अलावा जो है उन्हें परास्त करने वाला कोई नहीं था। समझ रहे हो ना? वो लगातार सूर्य भगवान को भी ललकार देते थे कि आ जाओ लड़ लेते हैं, ठीक है? बहुत बलवान थे, उनको इच्छा मृत्यु मृत्यु प्राप्त थी। वो राजा नहीं थे क्योंकि उन कुछ विवाद हो गया था, वो आप जब पढ़ेंगे महाभारत या देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? राजा शांतनु ने दूसरा विवाह किया था, तो उन्होंने कहा था ऐसा ऐसा कुछ करके हुआ था। तो वो जब आप देखेंगे वहाँ पे तो पता चलेगा। तो इन्होंने ये कहा था कि हम राजा तो नहीं बनेंगे, लेकिन राजा जो कोई भी होगा या कोई भी नहीं होगा तो हम सिंहासन की रक्षा करेंगे। हम हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हैं, उस पर राजा कोई भी बने, जो वो कहेगा वो हम पालन करेंगे, ठीक है? और वही क्या कर रहे थे, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कि 25 वर्षों तक, ठीक है, विचित्र वीर के मरने के पश्चात 25 वर्षों तक मेरे प्यारे दोस्त सिंहासन खाली पड़ा रहा। 25 वर्षों तक सिंहासन खाली पड़ा रहा, लेकिन पूरे विश्व में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस राज्य के ऊपर, हस्तिनापुर के ऊपर जाकर आक्रमण कर दे, क्योंकि उसके पीछे कौन खड़ा था? महामहिम भीष्म खड़े थे, ठीक है? कौन खड़े थे? महामहिम भीष्म खड़े थे। उनका प्रकोप इतना था, कहा जाता है कि जब गांधारी को लाने के लिए वो गांधार देश में जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वहां पर सिंध नदी से होकर के गुजरना पड़ता है। तो बताते हैं कि सिंध की नदी जो है वो धंसने लगती है, दबने लगती है, और इतनी सेना लेकर के जाते हैं कि सेना जब चलती है, घोड़े हाथी जब चलते हैं तो उससे इतना धूल उठती है, इतनी धूल उठती है कि सूर्य भगवान तक ढक जाते हैं। पूरा गांधार डर जाता है कि क्या हुआ भैया, दिन में रात हो गई, लगातार 4-4 दिन तक रात ही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो पता चला भैया भीष्म आ रहे हैं, महामहिम भीष्म आ रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा, राजा को सप्तांग कहकर पुकारा। अर्थात राजा के 7 अंग होते हैं। 7 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला तो वो स्वामी होता है, दूसरा सेवक, ठीक है? स्वामी होना चाहिए, सेवक, कोष, दंड, मित्र, जनपद और पुर, ये राजा के 7 अंग होते हैं। इन सभी अंगों को अपने अपने स्थान पर महत्व दिया गया है, मतलब अपने अपने स्थान पर क्या किया गया है? महत्व दिया गया है। राजा का प्रमुख उद्देश्य प्रजा का भलाई करना होता है। क्या बताए हैं? भीष्म ने बताया है कि राजा का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो प्रजा की भलाई करना होता है। महाभारत में मनुष्यों का उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम बताया गया है। क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त? महाभारत में मनुष्यों का उद्देश्य बताया गया है धर्म, अर्थ और काम, ये 3 उद्देश्य जो है बताए गए हैं। तो आई होप ये जो है आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो ये आपका जो है 2 पार्ट क्लियर हो गया है। तीसरे पार्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा सर पॉलिटिकल साइंस का क्या करो कि तीसरा पार्ट भी लेकर के आओ, पेपर नंबर 2 के बारे में भी बताओ, तो वीडियोस मैं आपके लिए तुरंत बना दूंगा, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, रजाई में बैठिए, ठंडी का मौसम है, आराम से लेते लेते देखिए, इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।